हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 का आईसीएससी का लेसन नंबर 3 हिस्ट्री, द दिल्ली सल्तनत 1। पहला देखेंगे टर्किश इन्वेशन। टर्क्स वर द फेड्यूटरी ऑफ अ कैलिफ्स। आप देखने जाओ तो टर्क्स जो थे फेड्यूटरी सिस्टम से चलते थे, और विद द डाउनफॉल ऑफ द कैलिफ्स दे स्टार्टेड अज्यूमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। जैसे ही कैलिफ्स का स्टेटस नीचे आने लगा, उनको लगा टर्क्स को कि वो भी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मोहम्मद, हु वॉज अ रूलर ऑफ अ गजनी, वॉज फर्स्ट टर्क इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद गजनी को पहला लुटेरा माना जाता है जो इंडिया में आके सब चीज़ें लूट के गया था। उन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को अटैक किया था 25 सालों में, 1001 AD टू 1025 AD टू प्लंडर द इंडिया वेल्थ, और उन्होंने बहुत सारा खजाना इंडिया का लूट लिया था। वन ऑफ द मोहम्मद सक्सेसर मोहम्मद गोरी अटैक इंडिया इन 1191 AD and then 1192 AD defeated पृथ्वीराज चौहान, द राजपूत रूलर ऑफ टाइम। देखने जाए तो जो मोहम्मद का सक्सेसर था मोहम्मद गोरी, उन्होंने भी बहुत बारी इंडिया को अटैक किया था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जो उस टाइम के राजपूत राजा हुआ करते थे। डिफीट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान मार्क द एंड ऑफ द राजपूत रूल इन इंडिया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी के सामने, ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत है उनके जो रूल का है अंत माना जाता है। गौरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज इज गवर्नर, और फिर गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर घोषित कर दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा रस नहीं था इंडिया को चलाने में, उसको सिर्फ वेल्थ से लेना देना था। तो वेल्थ लेके वापस से अपने कंट्रीज वापस चला गया, और वहाँ पे उनके बिहाफ कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर बना दिया, और उस हिसाब से इंडिया में शुरू हुआ सल्तनत पीरियड। द पीरियड बिटवीन द 1206 AD एंड 1526 AD इज़ नोन एज अ दिल्ली सल्तनत इन इंडियन हिस्ट्री। मुस्लिम रूलर उस टाइम पे आना शुरू करे थे, इसलिए सुल्तान करके उनको टाइटल दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ प्रिंस है, फिर राजा है, वैसे करके टाइटल दिया गया था। जब मुसलमान आए थे तब सुल्तान करके आया था, दिल्ली एज अ कैपिटल। द दिल्ली सल्तनत सॉ अ राइज एंड फॉल ऑफ द 5 डायनेस्टी। देखने जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टी थी जो वो टाइम में फॉल हुई, राइज हुई। स्लेव डायनेस्टी 1206-1290। खिलजी डायनेस्टी का पीरियड था 1290-1320। तुगलक डायनेस्टी का पीरियड था 1320-1413। सैयदी डायनेस्टी आई थी 1414-1451 तक। लोडी डायनेस्टी का टाइम था 1451 टू 1526। इन 1526 दिल्ली सल्तनत वॉज अब्जॉर्ब बाय द इमर्जिंग मुगल एम्पायर। अगर देखने जाए तो 1526 तक दिल्ली सल्तनत ने पूरा अपना मुगल एम्पायर सजा लिया था। पहले डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ स्लेव डायनेस्टी। अर्लीस्ट 3 रूलर होते थे ये डायनेस्टी में, वो उनको बोले जाते थे ममलक और द स्लेव्स, बिकॉज दे वर द आइदर स्लेव्स और द सन ऑफ द स्लेव्स, क्योंकि वो तो या तो गुलाम थे या फिर गुलाम के बच्चे थे। सो द होल डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी, इसीलिए पूरी डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये पहला स्लेव डायनेस्टी का मेंबर था, मतलब उन्होंने गौरी ने उसको अपॉइंट किया था गवर्नर। फॉलोइंग द असैसिनेशंस ऑफ द मोहम्मद गौरी इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक assumed the title of the Sultan and was acknowledged as the ruler of the Indian territory by the Muslim chief. कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा लालसा होने लगी, उन्होंने असैसिनेट कर दिया, मार डाला मोहम्मद गौरी को 1506 में, और फिर उन्होंने सुल्तान का टाइटल ले लिया और पहले मुस्लिम चीफ बन गए, क्योंकि उनको थोड़ा लगाव हो गया इंडिया के साथ और वो अपना इस्टेब्लिश करना चाहते थे पूरा एम्पायर इंडिया में। Born in the Turkestan to the Turkish parents, little Aibak was sold to the Qazi, who educated him and trained him to the soldier. देखने जाए तो उनका बॉर्न टर्किस्तान में हुआ था, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो टर्किश थे, और उनको ऑलरेडी बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई थी सोल्जर्स की। ऐबक सोल्ड टू द मोहम्मद गौरी आफ्टर द काजीज डेथ। ऐबक ने मोहम्मद गौरी को बेच दिया काजी की डेट के बाद। His strength of the characters, his loyalty to his master, apart from his military skill, earn him a position of the commander in the Ghori's army. देखने जाए तो गोरी की आर्मी में इसको इम्पोर्टेंस इसीलिए मिला था, जो हमारे ऐबक है उनको इम्पोर्टेंस इसीलिए मिला था क्योंकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, उनके मास्टर के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी, वो उन्हें बहुत ही इम्प्रेस कर गई थी उस टाइम में गौरी को। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द गोरीज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन इन 1192 AD। देखने जाए तो उन्होंने गौरी को जिताया था सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में 1192 में, एंड उन्होंने फिर गौरी के बिहाफ वो चार्ज लिया था, सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी और जीत भी गए थे। कॉन्क्वेस्ट देखेंगे कि ऐबक ने कौन कौन सी चीज़ें जीती। ऐबक सप्रेस द रिबिलियन इन अजमेर मैरुत एंड कॉन्कर द रिच सिटी ऑफ अ बदुआन। ऐबक ने जहाँ पे वो बहुत ही रिबिलियन चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे अजमेर में, मैरुत में, उन्होंने बहुत सारे एरिया जीत लिए और बदुआन को जीत लिया। उन्होंने
मैट्रीमोनियल अलायंस क्रिएट किए विद हिज राइवल एंड दस द स्ट्रेंथ हिज पोजिशंस अपार्ट फ्रॉम सेटिंग द न्यूली क्रिएटेड इस्लामिक स्टेट इन द ऑर्डर। धीरे धीरे उन्होंने अपने राइवल के साथ अलायंस क्रिएट करने शुरू कर दिए और फिर वो अपनी पोजीशन मजबूत करने में कामयाब रहे और इस्लामिक स्टेट क्रिएट करने में मदद रही। ये सब चीज़ें उनको मदद करी। हिज कैरेक्टर्स एंड अचीवमेंट देखेंगे, वो किस टाइप के इंसान थे वो बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज अ टॉलेंट रूलर एंड ट्रीटेड सब्जेक्ट विद जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुसलमान। वो बहुत ही अच्छे रूलर थे, सहन शक्ति वाले रूलर थे। वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ा भी भेदभाव नहीं करते थे। ही वॉज काइंड एंड जनरस। ही वॉज अ पायस मुस्लिम एंड बिल्ड 2 मॉस्क। वो मुस्लिम में बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ही काइंड थे। उन्होंने 2 मॉस्क बनाए थे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार का, जो उनके नाम से ही शुरू होता है, दिल्ली, और विच वॉज अ कम्प्लीटेड बाई हिज सन इन लॉ। इनके जमाई ने वो कंप्लीट करवाया था एंड सक्सेसर इल्तुतमिश ने आगे की कामगारी देखी थी। मैनी स्कॉलर उनके कोर्ट में रहे थे और बहुत सारी लर्निंग को वो प्रमोट करते थे। लगभग 1210 के बाद थी। ही मेट विद द सडन एंड ऑफ द लाहौर एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स। जब वो खेल रहे थे पोलो, जिसको बोलते हैं चैमगन या फिर पोलो, वो खेल रहे थे, तब हॉर्स से नीचे गिर जाने की वजह से उनकी सडनली डेथ हो गई, तो उनको लाहौर में ही दफना दिया गया था। उनके सक्सेसर के बारे में पढ़ते रहे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा माना जाता है कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। ही बिलोंग टू दी अलबारी ट्राइब ऑफ अ तुर्किस्तान। यहाँ पे ट्राइब्स का नाम दिया है जो तुर्किस्तान में है, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। एंड वॉज ब्रॉट टू द इंडिया एज अ स्लेव बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक उनको स्लेव बना के इंडिया लेके आए थे। इट वॉज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस एंड नोबलनेस ऑफ अ कैरेक्टर। ही वॉज मैरिड टू हिज मास्टर्स डॉटर एंड अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द ग्वालियर। जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, उसमें नोबलनेस बहुत अच्छी थी, शार्पन बहुत ज़्यादा थी, विजडम बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको यहाँ पे लेके आया गया इंडिया में। और उन्होंने फिर अपने मास्टर्स की जो बेटी थी उनसे शादी कर ली और उनको ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया। आफ्टर द ऐबक सडन डेथ, हम लोग को पता है पोलो में जब ऐबक मर गया था तब इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे थे। इल्तुतमिश की डिफ़िकल्टी के बारे में पढ़ता है। इल्तुतमिश बिकम द रूलर बट ही वॉज अ सरेंडर विद द डिफ़िकल्टी ऑन ऑल द फ्रंट। देखने जाए तो इल्तुतमिश को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। पहली बात करते हैं, सिंस इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ही हैड नो हेरिडिटरी क्लेम टू थ्रोन। देखने जाए तो इल्तुतमिश गुलाम था, इसीलिए उसको थ्रोन पे बैठने का उनके बेटे के बेटों को कोई अधिकार नहीं था। उनकी पोजीशन थी वो हर साइड से चैलेंजिंग रही। सेकेंडली, नोबल्स वुड नॉट एक्सेप्ट द रूलर ऑफ अ स्लेव। और जो नोबल्स थे उनके दरबार में, वो उन्हें कभी भी एज अ राजा नहीं स्वीकार करते थे क्योंकि वो एक स्लेव थे। द अदर जनरल ऑफ अ मोहम्मद गौरी ऑल्सो चैलेंजेस ऑथोरिटी। मोहम्मद गौरी के जो दूसरे जनरल्स थे उनको हमेशा चैलेंज करते रहते थे। इवन द रूलर ऑफ द सिंध एंड द गजनी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ राइटफुल सक्सेसर टू द थ्रोन। सिंध और गजनी के जो राजा थे उनको भी राजा मानने से इनकार कर रहे थे, राइटफुल सक्सेसर नहीं मानते थे। सम ऑफ द मुस्लिम गवर्नर लाइक दोज ऑफ बिहार बंगाल वर ट्राइंग टू बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर। और उस टाइम में बिहार और बंगाल के कुछ स्टेट कंस्टेंटली मुस्लिम राजा के सामने लड़ रहे थे अपने को इंडिविजुअल करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए। लास्टली द हिंदू प्रिंस वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिवलिंग कन्फ्यूजन आफ्टर द ऐबक डेथ। और किसी हिंदू राजा ने उनके डेथ का फ़ायदा उठाकर, ऐबक की डेथ का फ़ायदा उठाकर फिर बहुत सारी एडवांटेज हासिल कर ली थी और स्टेट को आज़ाद करने में सक्सेसफुल हो गए थे। हिज कॉन्क्वेस्ट देखेंगे, इल्तुतमिश एक्ट वाइजली। इल्तुतमिश ने बहुत ही होशियारी से काम लिया था। ही सप्रेस द हाई नोबल्स को कुचलने में, राजा को हराने में, सिंध और गजनी के राजा को मज़ा चखाने में, बिहार और बंगाल को कंट्रोल में लाने में, ये सब चीज़ों में वो बहुत ही माहिर हो गए थे। वंस ही हैड गॉट राइड ऑफ हिज राइवल and his consolidation his position, he turned his attention toward the राजपूत हिंद रूलर्स। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद वो राजपूत और हिंद रूलर्स को अपनी तरफ करने में सक्सेसफुल रहे थे। थोड़े सालों के बाद उन्होंने बहुत सारी जो एरिया है उसको जीतना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना टर्किश के एम्पायर को और थोड़ा एक्सटेंड करना शुरू किया नर्मदा रिवर तक। लगभग 1221 की बात है। इल्तुतमिश हैज़ टू फेस द अनदर डेंजर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया व्हेन इंडिया वॉज थ्रेटन्ड बाय द चंगेज़ खान। उनको एक और प्रॉब्लम सहन करनी पड़ी थी, दैट इज़ अ सेंट्रल एशिया में उस दिन चंगेज़ खान का बहुत ही आतंक मचा हुआ था, जो मंगल के लीडर माने जाते थे। मंगल फॉलो अ जलालुद्दीन हु ट्राई टू एंटर द इंडिया फॉर द शेल्टर। वो ट्राई कर रहे थे इंडिया में अपना पग घुसाने का। इल्तुतमिश पोलाइटली रिफ्यूज टू गिव द शेल्टर द एनिमी ऑफ द मंगल्स। और इल्तुतमिश ने बहुत ही पोलाइटली उन्हें मना किया था शेल्टर देने के लिए। दिस ग्रेटली प्लीज्ड चंगेज़ खान एज अलाउद्दीन हैड टू फ्ली टू द पर्शिया। और उस हिसाब से
खुश होकर जो चंगिस खान है, जो जलालुद्दीन है, वो पर्शिया वापस चले गए थे। तो मंगोल ऑल्सो विड्रॉ, मंगोल्स भी चले गए। इल्तुतमिश इंटेलिजेंस एंड द फोरसाइटनेस सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन, और इल्तुतमिश की जो इंटेलिजेंस थी उसकी वजह से वो एक और अटैक को बचाने में कामयाब हो गए थे। कैरेक्टर्स एंड देन अचीवमेंट देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या क्या हासिल किया था। इल्तुतमिश हैज़ ऑक्यूपाइड अ प्लेस अमॉन्ग द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ द मिडिवल इंडिया। देखने जाए तो मिडिवल इंडिया का वो सबसे अच्छा रूलर माना जाता था। फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ स्लेव ही रोज द स्टेटस ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली बाई हिज टैलेंट्स एंड द मेरिटोरियस सर्विस। वो अपनी बदौलत एक स्लेव से एक सुल्तान बना था और एक ऐसी सर्विस दी थी लोगों को जिसकी वजह से वो बहुत ही छा गए थे और ग्रेटेस्ट रूलर में आ गए थे। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। देखने जाए तो उनको आर्ट और लिटरेचर का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जो दिल्ली थी उनको एकदम रानी की तरह सजा दिया था। उन्होंने बहुत सारे मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाए थे एंड जो फेमस कुतुब मीनार है वो भी उनका काम उन्होंने ही कंप्लीट करवाया था। ही वॉज इन्वाइटेड द स्कॉलर मुस्लिम सेंट्स आर्टिसंस टू द दिल्ली, ताकि उनकी जो सिटी है वो कल्चरली और इकोनॉमिकली डेवलप हो पाए। इल्तुतमिश ने ट्रेन किया था बैंड, जो म्यूज़िकल बैंड हो वो उनको गुड स्लेव्स नंबरिंग ऑफ 40, लगभग 40 बैंड में म्यूज़िकली थिंग्स कंपोज करने वालों को ऐड किया था एंड प्लेस देम इन द रिस्पॉन्सिबल पोस्ट फॉर द बेटर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत सारे ऐसे लोगों को पोस्ट किया था जो उनका काम इजीली एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद रहे। यहाँ पे इल्तुतमिश का पिक्चर दिया हुआ है, डू यू नो देख लेते हैं। इट वॉज इल्तुतमिश हु शिफ्टेड फ्रॉम द लाहौर टू द दिल्ली एंड मेड इट्स कैपिटल। इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और उसका कैपिटल बना दिया था। बिफोर हिम ऑल द मुस्लिम रूलर इंक्लूडिंग मोहम्मद गौरी ऐबक चूज द लाहौर एज देयर हेडक्वार्टर। देखने जाए तो मोहम्मद गौरी और ऐबक ने अपना हेडक्वार्टर लाहौर को चुना था, लेकिन उनकी डेथ के बाद दिल्ली को कैपिटल चूज़ किया गया। मुस्लिम रूलर फिर उसके बाद कैपिटल एज अ दिल्ली को देखने लगे एंड फिर मुगल भी धीरे धीरे ऑप्ट करने लगे दिल्ली को कैपिटल। He is said to have introduced a new silver and the copper currency called the tanka and had the Arabic inscription on it. देखने जाए तो उसके ऊपर उन्होंने न्यू सिल्वर और द कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी जिसको टनका बोलते हैं, जहाँ पे अरेबिक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। ही वॉज वेरी मच रिलीजियस इन हिज पर्सनल लाइफ। देखने जाए तो बहुत ही रिलीजियस थे वो, इस्लामिक राइट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, डिवोट करते थे, पूजा करते थे उसकी। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऐसा माना जाता है कि वॉज दैट द ग्रांड इन्वेस्टिचर बाय द खलीफा टू हिम। उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है कि लोग उनको खलीफा मानते थे। रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ते थे। इल्तुतमिश की डेथ के बाद 1236 में देखने जाए तो बिफोर हिज डेथ ही नॉमिनेट उनकी डॉटर रज़िया सुल्तान को सक्सेसर उनके बिहाफ थ्रोन पे बिठा दिया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम नन ऑफ हिज सन वर कैपेबल ऑफ द थ्रोन। देखने जाए तो उनको लगा इल्तुतमिश को कि उनका एक भी बेटा वहाँ पे बैठने के लिए लायक नहीं है, बट हिज नोबल्स डिड नॉट लाइक आइडिया कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज जो सक्सेडेड हिम ऑन थ्रोन ऑफ द दिल्ली, बट ही प्रूव कम्प्लीटली इनएफिशिएंट एंड अनवर्दी। लोगों ने बहुत सजेशन किया तो उन्होंने अपने सक्सेसर बेटे को बिठाया, लेकिन वो बहुत ही इनएफिशिएंट और बेकार निकला इंसान। सो द नोबल्स हैड नो ऑप्शंस कि रज़िया को उनके लीडर चूज़ करें। हर टास्क वॉज नॉट ईजी बिकॉज देर वॉज अ केओस एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री, क्योंकि एक लड़की का ऑर्डर माने वो उनको सहन नहीं हो रहा था नोबल्स को। बट शी सेट एवरीथिंग इन एन ऑर्डर बाय हर स्किल एंड इंटेलिजेंस। बट माना जाता है कि वो बहुत ही होशियार थी, बहुत ही इंटेलिजेंस थी, उनके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स थी, बहुत ही करेजियस लेडी थी। शी ऑलवेज ड्रेस लाइक अ मैन, रॉड हॉर्सेस एंड हेल्थ अर्बन्स। सिर पे पगड़ी बांधती थी, हॉर्स को राइड करती थी और हमेशा मैन की तरह ड्रेस्ड अप करती थी। यहाँ पे एक मूवी में से रज़िया सुल्तान का कैरेक्टर यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, जो एक मूवी में हेमा मालिनी ने रोल प्ले किया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस क्वालिटी हर नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द वुमन। तो सब लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी रच के उनको मार डाला 1240 AD में। आफ्टर द डेथ ऑफ द रज़िया अ नंबर ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट सल्टन्स कम टू द पावर एक्सेप्ट बालबन। उसके बाद पावर में आए बलबन, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आयरन विल सुल्तान माने जाते थे, जिनकी जो इच्छा थी वो बहुत ही फौलादी थी। नेक्स्ट देखते हैं गियासुद्दीन बलबन थ्रोन पे बैठे थे जब नज़ीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हुई थी 1266 AD में। उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बलबन हैज़ टू फेस अ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर हिज असेंडिंग टू द थ्रोन। बलबन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी जब वो गद्दी पर बैठे थे। Affair of the state had fallen into the confusion as well as the prestige of the crown had sunk low due to the misrule of the weak and incomplete success of the Iltutmish.
इल्तुतमिश के जो सक्सेसर थे उन्होंने जिस हिसाब से रूल किया था उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में जो खलेल पहुंच गई थी, जो प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से गेट बैक कराना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि सब चीज़ें तहस नहस हो गई थी। द नोबल्स हैड बिकम अ वेरी पावरफुल एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैड बिकम अ डिसलॉयल टू द थ्रोन। देखने जाए तो सारे नोबल्स जो राजा के प्रति डिसलॉयल थे। द रॉयल खजाना एम्प्टी, जो पूरा खजाना था वो एम्प्टी हो गया था और आर्मी भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। मंगल का अगर देखने जाए तो अटैक भी एक साइड पर बढ़ रहा था, मंगल्स इन्वेंशन बढ़ रहे थे। गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वर रेजिंग देयर हैंड्स एट द रेगुलर इंटरवल, और जो गवर्नर थे वो अपने हाथ उठा रहे थे बारी बारी कि हम नहीं करेंगे ये। सो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही टफ रहा था। स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ द सल्तनत देखेंगे, बालबन टुक फॉलोइंग स्टेप्स ताकि मुगल्स का जो थिंग्स हो वो और ज़्यादा मजबूत हो। बालबन बिलीव इन एन थियोरी विच वॉज सिमिलर टू दैट्स ऑफ अ डिवाइन राइट्स ऑफ अ किंगशिप। He glorified the position of the Sultan and followed the policy of a blood and iron to suppress his opponent. देखने जाए तो उन्होंने सुल्तान को ग्लोरीफाई रखने के लिए ब्लड और देना भी पड़े, ब्लड देना भी पड़े, और तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी रखते थे कि मतलब जान भी देनी पड़े तो भी निभाएंगे ऐसे। ऑल द नोबल्स वर आस्क्ड टू अटेंड द कोर्ट इन द कोर्ट ड्रेस, और सबको कंपलसरीली जो नोबल्स को जो भी कोर्ट में आने के कपड़े हैं वो कंपलसरी वही पहन के आने पड़ेंगे। नोबल्स एंड द अदर हैड टू नील डाउन, और टच करना पड़ेगा उनका हेड फॉर हुड से सल्यूट करने के लिए अपने राजा को। उनको सिजदा बोलेंगे, झुकना पड़ेगा राजा के सामने। ये एक रिस्पेक्ट मानी जाती थी। ये हैड एक्सीलेंट स्पाई सिस्टम, देखने जाए तो उन्होंने स्पाई सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट करके रखी थी। बालबन स्किलफुली एंड स्टर्नली एलिमिनेट द ग्रुप ऑफ अ 40 हु हैड बिकम अ पावरफुल, और जो 40 नोबल्स थे बहुत ही पावरफुल हो गए थे, उन्होंने एलिमिनेट करके एक नया ही ग्रुप डाल दिया था। बालबन ruthlessly uprooted the menace of the thieves and robbers by clearing out their hideouts the forest। देखने जाए तो बालबन ने सारे जो लुटेरे थे, चोर डाकू थे, उनको फॉरेस्ट से ढूंढ के निकाल फेंका। ही हिमसेल्फ मार्च अगेंस्ट हिज गवर्नर ऑफ द बंगाल हु हैड रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, और जो भी गवर्नर उनके अगेंस्ट मार्च कर रहे थे उनको भी मजा चखाया, उनके खिलाफ मार्च ले ली। बालबन की डेथ 1286 में हो गई थी। फिर उनके जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, वीक थे। सो द खिलजी नोबल्स, जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने उन थ्रोन पे बैठे आफ्टर मर्डर ऑफ अ कैकाबाद के मर्डर के बाद जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, और माना जाता है कि स्लीप डायनेस्टी का अंत यहाँ पे हो गया था 1290 AD में। अभी देखते हैं खिलजी सल्तनत, उसमें सबसे पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। माना जाता है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी है। बहुत ही जेनरस, ट्रस्टिंग और सिंपल मैन थे। उन्होंने अपने नेफ्यू को मार डाला था 1296 AD में। अभी बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी को मार डालने के बाद खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर बन गए थे। उन्होंने लगभग 20 ईयर्स तक रूल किया था, 1296 to 1316 तक। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस मार्चर एंड लाइक टू कॉल द सेकेंड अलेक्जेंडर। माना जाता था कि उनको टाइटल मिला था सिकंदर शानी। देखने जाए तो वो नेक्स्ट अलेक्जेंडर बोला जाता था कि जो सब चीज़ें जीत लेता था, और ही इज़ एम्बिशियस, उनको ज़्यादा टेरिटरी जीतनी थी, और उनको सिकंदर शानी नाम का टाइटल भी दिया जा रहा था। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर ब्रह्मपुत्र इन देन ईस्ट टू द अरेबियन सी, इन देन वेस्ट फ्रॉम देन हिमालय, इन देन नॉर्थ टू द मदुराई, इन देन साउथ। उन्होंने ब्रह्मपुत्र से लेकर मदुराई तक का एरिया जीत लिया था। टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ द नोबल्स ही रिड्यूस दैट लैंड एंड वेल्थ टू द मिनिमम। अपने नोबल्स का पावर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए लैंड और वेल्थ को रिड्यूस कर लेते थे। उन्होंने स्पाई सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन कर ली। ही टुक अ स्पेशल मेजर टू चेक द करप्शन को चेक करने के लिए भी बारी बारी कोई ना कोई मेजरमेंट अपनाया करते थे। उनका एक्सपीडिशन देखेंगे और उनकी जीत देखेंगे। पहले देखेंगे गुजरात। इन 1299 AD अलाउद्दीन सीम्स टू हैव एन ग्रेट आर्मी अंडर हिज जनरल्स गुजरात अगेंस्ट द राजा करम बागेला। एक्चुअली देखने जाए तो गुजरात में जब वॉर हुई थी तो उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही पावरफुल मानी गई थी। विदाउट ऑफरिंग अ फाइट राजा रन अवे। उनकी आर्मी इतनी जोरदार थी कि वो राजा ने लड़ने से ही मना कर दिया और वो भाग गए। द मुस्लिम आर्मी लूटेड द सोमनाथ टेम्पल एंड पोटेड द गुजरात एंड द अदर। सोमनाथ टेम्पल उन्होंने लूट लिया था। हिंदू स्लेव वॉज बॉट फॉर द 1000 dinar एंड हिज नेम वॉज मलिक कफूर हु लेटर ऑन कॉन्क्वर्ड डेक्कन फॉर हिज मास्टर। देखने जाए तो जो हिंदू स्लेव्स हैं उनके पास 1000 dinar मंगवाए गए, ले लिए गए, और मलिक कफूर उन्होंने फिर डेक्कन के धीरे धीरे एरिया उनके मास्टर्स के लिए जीत लिए गए। देखने जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का सेकेंड हैंड माना जाता था मलिक कफूर। राजस्थान देखेंगे। अलाउद्दीन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात
धीरे धीरे वो राजपूत स्टेट्स के बारे में सोचने लगे, उनको कैप्चर करने का बारे में। सो उन्होंने रणथंबोर को पहले कैप्चर कर दिया, फिर धीरे धीरे करके चित्तौड़ और मालवा, डेक्कन के बारे में पढ़ते हैं। ऑन बिकमिंग द मास्टर ऑफ द होल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया देखने जाए तो उन्होंने धीरे धीरे कर दे नॉर्दर्न पार्ट जीत लिया था, और अलाउद्दीन जो थे वो साउथ की तरफ मूव होना शुरू हो गए थे। उन्होंने मलिक कफूर को पहले सेंड किया। फ्रॉम 1306 टू 1311 AD मलिक कफूर डिफीटेड द रूलर ऑफ देवगिरी, वरांगल, द्वार समुद्रा एंड मदुराई। उन्होंने धीरे धीरे करके इनको सबको हराकर अपनी टेरिटरी में हासिल कर दिया था। डेक्कन एक्सपीडिशंस ब्रॉट द अलाउद्दीन वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। डेक्कन में जो उनकी सक्सेस हुई थी उनकी वजह से उनका पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ही डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द डेक्कन टू हिज एम्पायर बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डिस्टेंस प्रोविंस ऑफ द साउथ। वो धीरे धीरे करके बहुत आगे नहीं बढ़े क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था फिर अपनी टेरिटरी को संभालना। दस फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड ही रूल ओवर द एम्पायर ऑलमोस्ट एज लार्ज एज दैट अशोका। माना जाता है कि अशोका के टाइम में उन्होंने जितना एम्पायर फैलाया हुआ था अशोका ने, वैसा ही उनके टाइम में ये सल्तनत डायनेस्टी के रूलर ने इतना राजकाज फैलाया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे। मुगल इन्वेंशन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन reign द मुगल इन्वेंटर इंडिया 5 टाइम। उनके टाइम में मुगल्स ने 5 बारी लूट मचाई थी, बट एवरी टाइम दे फेस डिफीटेड फ्रॉम द अलाउद्दीन जनरल। हर बारी देखने जाए तो मुगल्स को 5 बारी, जितनी बारी उन्होंने लूटा इतनी बारी हरा दिया गया था। ही हैड मेड द स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट टू चेक द मुगल्स। उनके पास मुगल्स को चेक करने के लिए, उनकी अरेंजमेंट को चेक करने के लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट हुआ करती थी। ही गॉट ऑल द फोर्ट्स एंड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ द अटैक रिपेयर एंड री इन्फॉर्म्ड। देखने जाए तो उनके पास बहुत सारे फोर्ट थे और वो रूटीनली चेक करा करते थे अटैक्स और उनके रिपेयर को और री इन्फॉर्म को। सेकेंडली ही पे स्पेशल अटेंशंस टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशंस। वो पनिश भी करते थे ऐसे मंगोल को जो दिल्ली के आसपास सेटल डाउन होते थे एट अ टाइम ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। देखने जाए तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो पूरा ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से भरा हुआ था। उनकी आर्मी पूरी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से भरी हुई थी। मेजर अगेंस्ट द नोबल देखेंगे। ऑन हिज एक्सेशन टू द थ्रोन अलाउद्दीन हैड टू फेस द नंबर ऑफ द रिवॉल्ट बाय द नोबल्स एंड द सेम ऑफ द ओन रिलेटिव्स। उनके जो रिलेटिव्स थे और उनके नोबल्स थे, उनके वो भी रिवॉल्ट जीतने में उनको बहुत मदद करते थे। ही एनालाइज दैट कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट एंड मेड सम रिफॉर्म्स टू रूट्स ऑफ आउट ऑफ दिस। उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट के रीजंस बताए और उनको री इन्फॉर्म किए, रिफॉर्म्स किए। ही रिड्यूस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द नोबल्स। धीरे धीरे करके उन्होंने जो नोबल्स थे उनके पावर को इकोनॉमिक और पॉलिटिकली कम कर लिया। ही प्रिपेयर द वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम। देखने जाए तो स्पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपने टाइम में। अलाउद्दीन ने फिक्स प्राइस कर दी फूड ग्रेन की, क्लोथ्स की, कमोडिटीज़ की, और वो रिगरसली फॉलो करवाई जा रही थी, फोर्सफुली ली जा रही थी, जो लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद रही थी। नो वन वॉज परमिटेड टू परचेज द ग्रेन फ्रॉम दैन कल्टिवेटेड डायरेक्टली। किसी को भी कल्टिवेटर से डायरेक्टली क्रॉप को ग्रो करने की और लेने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। ओनली द ऑथराइज ट्रेडर थे, उनके पास से वो बाय कर पा रहे थे। ऑल द मर्चेंट इन दिल्ली वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ। सारे जो मर्चेंट थे दिल्ली के उनको रजिस्टर करवाना पड़ता था उनके यहाँ। ऑल द टाइप ऑफ स्पेक्टिकुलर एंड देन ब्लैक मार्केटिंग वर चेक रिगरसली। ब्लैक मार्केटिंग ना हो वो कंटिन्यूसली चेक की जा रही थी। Alauddin economic measure had also another important aspects and that related to his land revenue policy. उन्होंने land revenue policies को भी बहुत importance दी थी। Sultan has a twin motives. पहला देखेंगे, he wanted to establish the direct link between state and the tiller of the soil. हमेशा वो direct link रखते थे state के बीच में और जो farmer थे उनके बीच में। सेकेंड, एट सम टाइम ही वॉन्टेड टू रेज द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। कभी कभी वो रेवेन्यू भी रेज करते थे। दिस सल्टनेट ऑल्सो पुट एन एंड टू द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ चुदूरीज, दैट मीन्स द हेडमैन्स ऑफ द परगनास, एंड कुछ जमींदार, एंड देन मुकद्दम, दैट मीन्स द हेडमैन्स ऑफ द विलेजर्स। इनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस भी रखे जा रहे थे। Besides the state collecting the revenue kind from the Khalisha lands, Sultans introduced 2 new taxes. देखने जाए तो न्यू टैक्सेस, नए 2 टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। दैट इज अ हॉर्स टैक्स एंड टैक्स ऑन द मिल्क काउ। ये 2 नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके टाइम में। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।